नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज जिस कंपनी विशेष को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, उस कंपनी का जो फंडामेंटल स्ट्रेटजी है, वो अभी रिसेंटली यदि रिजल्ट की पॉइंट आउट व्यू से भी देखेंगे, आपस में कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा लगता है कि शायद इनकी कारोबार तो अभी तक स्टेबल है, पर मार्केट में जो स्टॉक की चार्ट परफॉर्मेंस है या जो लगातार बिकवाली या खरीदने का सिलसिला जारी रहता है, उसको लेकर के कुछ पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि आपस में कनेक्ट कर पाती है या नहीं कर। देखिए दोस्तों, ये कंपनी जो है वो कह सकते हैं कि स्टील्स से जुड़ी हुई कंपनी है, स्टील इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है। चलिए पार्ट बाय पार्ट जानने की कोशिश करेंगे। आते हैं डिस्प्ले पे और समझने की कोशिश करते हैं इस कंपनी के बारे में। और देखिए, जैसे मैंने कहा कि चार्ट लेवल पे इनका यदि देखा जाए, तो जो है मार्केट में इनका जो डिक्लाइनिंग रेशियो रहा, लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि लगातार ही सिलसिला बढ़ी है और निवेशकों का इंटरेस्ट लगातार इसमें कमी दर्ज करती देखी गई। तो आखिर क्या हुआ इसको लेकर के? जो कुछ पहलू को सबसे पहली बात मैं बताऊँ, मैंने इसको क जो कंपनी को फाइंड आउट किया मैंने स्किनर की हेल्प से। जो हमने एक ऐसी कंपनी को फाइंड किया जिसका मार्केट कैप काफ़ी अच्छा हो और साथ में जो अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंगली यदि मार्केट की रेंज की तरफ देखेंगे, तो वो ज़्यादातर महँगा नहीं होना चाहिए। तो हमने एक सस्ते स्टॉक सर्च किया है और सस्ते स्टॉक में क्या वो सस्टेन करने वाली है या नहीं करने वाली है, ये एक चैलेंजिंग से शब्द हो जाती है। चलिए पार्ट बाय पार्ट इसको कंपेयर भी करेंगे। कंपनी का नाम है महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में देखा जाए, तो ये कंपनी जो है जिंदल ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है और इनकी प्रोडक्टिविटी में जैसे मैंने कहा कि स्टील्स से जुड़ी ही प्रोडक्ट है, जहाँ पे जिंदल स्टील्स है। और इसके जो चाहे एमएसएल की बात किया जाए, एमएसएल जो स्टील्स है उसमें जो कंपनी का कारोबार चलती रहती है। कल कंपनी के कारोबार से जो बिजनेस मॉडल है उसके बेसिस पे जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कहाँ तक आती है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक नज़र यदि आप हम फाइनेंशियल सिचुएशन पे चलें, तो ये आंकड़ा ये कहती है, जो कंपनी दिन बाय दिन जो ग्रोथ रेट है, उसको लेकर देखा जाए तो वाई के मुताबिक क्या हुआ मार्केट में, इसको डिक्लाइनिंग मिला। इसको लेकर के सेल्स को लेकर। दूसरा पहलू कहता है कि क्यू आर क्यू बेसिस पे मार्केट में क्या हुआ, एक नई उड़ान उड़ती देखी गई। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में करीब करीब 600 बेसिस पॉइंट की गिरावट हुई। तो यहाँ पे कंपनी का जो खर्चे हैं वो लगातार बढ़ती गई। उसके बाद एक पहलू और कहता है कि अदर इनकम में जो पहले हुआ करता था वो अभी लास्ट क्वार्टर में नहीं क्रिएट करती देखी गई, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट का नंबर था उसमें एक बहुत बड़ी गैपिंग आ गई। तो निवेशकों के मन में जब कोई खरीदने बेचने और रखने को लेकर के एक इंटरेस्ट होता है, तो ऐसा लगता है कि शायद इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो गई, इसकी वजह से मार्केट इसको डिक्लाइन कर रही है। जबकि कंपनी अपनी बिजनेस मॉडल में सेल्स को लगातार बढ़ाने में क्या कर रही है, एक नई आयाम हासिल करती देखी गई पिछले कुछ पीरियड के हिसाब से यदि कंपेयर करें। अब एक सवाल और आता है कि क्या कंपनी का यदि आप ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ देखें तो कैसा रहा है। तो देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखा यह गया कि सेल्स लगातार बढ़ रही थी, लेकिन वो आकर के एक टूटती दिखी। वहीं पे ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन बीच में टूटती देखने को मिली। तो सेम डायरेक्शन से जो स्टॉक प्राइस है वो भी उसी डायरेक्शन से चलती दिखी। जैसे कि सेल्स चली, जैसे प्रॉफिट चली, उसी डायरेक्शन में वो भी दर्ज करती देखी गई। लेकिन अच्छी बात ये रही, जो ऑन एवरेज यदि रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ देखा जाए, तो नियरली द सेम नंबर के साथ अवेलेबल रहा। अपनी ग्रोथ लेवल को बरकरार रखते हुए यदि निवेशकों का इंटरेस्ट से कंपेयर करेंगे, पीयर्स से कंपेयर करेंगे, तो पहला पहलू आता है कि पीयर्स के हिसाब से कैसा रहा। देखिए, पीयर्स के मुताबिक यदि कंपेयर करें, जहां जेएसडब्ल्यू स्टील्स हो, टाटा स्टील हो, ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसे दिग्गज कंपनियां भी मार्केट में शामिल हो, उनके आगे यदि टाटा स्टील में अर्निंग के मुताबिक 67 गुने की भीड़ है, 67 टाइम्स के मुताबिक भीड़ है, यहाँ बिल्कुल ही मार्केट खाली सी दिखती है। जबकि प्रोडक्टिविटी रेंज में क्या देखा हमने, तो कंपनी कुछ कमाई भी कर रही है पीरियड ऑन पीरियड को लेकर।
जो निवेशकों का इंटरेस्ट है वो एफआई का हो, डीआई का हो, पब्लिक का हो, आम, तो ये सभी जो होल्डिंग पोजीशंस कहती है वो लगातार बनी पड़ी है। और जो नेट इनकम का सवाल आती है तो कंपेयरिंग यदि इसको जीएसडब्ल्यू से करते हैं, टाटा स्टील से करते हैं, तो सोचिए टाटा स्टील ने अपने नेट यदि नेट इनकम मार्जिन को देखें, नेट इनकम मार्जिन उसको हम लोग कहते हैं जहां पे केबल और केबल एक पॉइंट नहीं, जहां पे कह सकते हैं कि यदि आप उनकी रिवेन्यू को साथ में उनकी अदर सोर्स ऑफ इनकम को इंक्लूड कर दें और जो भी कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है उसको आपस में परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे तो नेट इनकम मार्जिन क्रिएट हो जाए। इसके अलावा देखा जाए तो जो जहां पे दिग्गज कंपनी हो, जिसमें कि हमने देखा कि जेएसडब्ल्यू हो, टाटा स्टील हो, ये कंपनी 2% से 1% के आसपास शेविंग कर रही है पूरे रिवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम में की ऐसे पार्ट को, तो यहाँ पे ये कंपनी में 14% तक की सेविंग देखी गई है। चलिए एक पार्ट इनके और कंपेयर करेंगे, आखिर इन सभी का जो स्टॉक परफॉर्मेंस है वो क्या सभी कंपनियों में लगातार बिकवाली रहा है या केवल और केवल कुछ ही कंपनी में खरीदारी बिकवाली का प्रेशर चलती रही। इसको लेकर कि जब देखेंगे तो ये आंकड़ा देती है कि निवेशकों का इंटरेस्ट इस कंपनी में जुड़ा हुआ था जहां पे एफआईडीआई की होल्डिंग थी, आम पब्लिक के पास होल्डिंग थी, जहां ये देखा गया कि डीआई ने यहाँ पे बिकवाली किया था तो दिसंबर पहले पीरियड में एफआईआई ने अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया था। अल्टीमेटली क्या हुआ, आम निवेशक से उसके पास शिफ्ट कर गई, अर्थात आम निवेशक बिकवाली किए तो एफआईआई ने उसको खरीद के अपने पॉकेट में रख लिया। जबकि यदि इनको ये पॉइंट देखा जाए इस कंपनी को, जो कंपनी कैसा एक समरी ग्राफ क्रिएट करती है तो वो ये कहती है कि इनका जो मार्केट की प्राइस है वो आजकल कह सकते हैं कि नियर अबाउट द 52 वीक लो, लेकिन यदि आप इनकी बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो आज भी ये अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आते हैं और कई बार इस तरह के सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। यदि कुछ पॉइंट को देखा जाए जो करीब करीब 610 और उससे नीचे की प्राइस के आसपास आके लुढ़की हो, तो देखिए इस पोजीशन के आसपास आके लुढ़की थी, जो सिचुएशन इनका था नियरली यदि टाइम फ्रेम की बात करें तो आती है करीब 22 जुलाई के आसपास, 22 अक्टूबर के आसपास। इससे पहले मार्केट ने डिप लिया तो इसके बाद में मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक उड़ान लिया, यहाँ से उड़ान लिया, फिर यहाँ के बाद मार्केट अभी इस पोजीशन पे आकर के दोबारा नहीं कह सकते हैं कि एक हैट्रिक चांस क्रिएट करती देखी गई, जहां कहते हैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। और जब मार्केट की रेस हो तो मार्केट की रेस में कुछ अच्छे चीज कुछ बुरे चीज दोनों मिलते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं। जहां पे कंपनी को लेकर के यदि देखा जाए तो इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक भी पूरे के पूरे गैपिंग है। अर्निंग पर शेयर भी करीब अच्छी खासी 56 रुपए से ज्यादा कमाती है, 70% के आसपास होल्डिंग है प्रमोटर का, 1 रुपए का भी उन्होंने मॉर्गेज या प्लेज नहीं रखा है, डिविडेंड अच्छी खासी पे आउट करती है, आरओई आरओसी की आंकड़ा जहां पे देखा है 18 से लेकर 22% दर्ज करती है, जबकि कंपनी में रिस्क फैक्टर नहीं था, इनकम भी करीब 14% के आसपास रही दर्ज करती देखी गई। और कंपैरिजन टू द यदि इसको महाराष्ट्र सिमलेश को कंपेयर करेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील से, टाटा स्टील से, ट्यूब इन्वेस्टमेंट कंपनियों से, तो केबल और केबल यदि ट्रेंडिंग को देखें मार्केट ट्रेंड में 1 साल के डेटाबेस को, तो सभी कंपनियों में बिकवाली तो कुछ में खरीदारी का मौका देखने को मिला है। जहां पे अल्टीमेट जितनी कंपनियां थी, जहां पे जो महाराष्ट्र सिमलेश के अलावा यदि टाटा स्टील की बात करें, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की बात करें, जिंदल स्टेनलेस स्टील की बात, सभी कंपनियों में नॉमिनल से लेकर 7% से लेकर के 36% तक बिकवाली हुई है। जबकि एक महीने में अभी पिछले 6 महीने से लगातार बिकवाली करती जा रही है, कौन एफआईडीआई की भूमिका यदि देखा जाए वहां पे यदि इतनी ज्यादा बिकवाली था तो केबल और केबल 6% की बिकवाली रही है, तो वहीं 6% की जीएसडब्ल्यू में खरीदारी देखने को मिला, तो वहीं टाटा स्टील ने 5% की खरीदारी। अल्टीमेटली यदि इस पूरे के पूरे सेक्टर को देखा जाए तो एक इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू बीएसई इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करते हैं तो पिछले 10 सालों में इनकी स्टॉक में कुछ पीरियड में तो अच्छी खासी खरीदारी रही है, पिछले 2 साल से लेकर 10 सालों के बीच उसके बाद मार्केट लगातार बिकवाली की तरफ
इशारा करती देखी गई। तो वहीं पे चाहे वो सेंसेक्स का पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल की सभी इंडेक्सेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें लगातार बिकवाली रही है कंपैरिजन करने की। उसके हिसाब से जो परफॉर्मेंस लेवल है ठीक ठाक कहती है और ग्रोथ लेवल को लेकर ये दर्ज करती देखी गई। तो मार्केट में इसको सस्टेन करने की कोशिश होती देखी जा सकती। यदि रिसेंटली इसके पीपीटी को लेकर चर्चा करें, जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को लेकर जिक्र करती गई देखी गई, उसको लेकर उन्होंने 31 दिसंबर तक का जो अपनी अपडेट दिया, जिसमें सिमलेस पाइप्स हों, ईएसडब्ल्यू पाइप हों, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हो, जहां पे ये कंपनी कहती है आजकल जो करीब करीब 52 मेगावाट्स जो है इस जो कि महाराष्ट्र एंड हरियाणा राजस्थान में इनका सोलर पावर प्लांट्स को लेकर के हो, से 7 मेगावाट्स को उन्होंने विंड को लेकर जिक्र करती देखी गई एनर्जी में। तो ये भी एक इनके लिए एक छोटा सा पहलू है कि आखिर अब अपनी कॉस्टिंग को बचाने के लिए आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने टोटल रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ा सा अपनी बीटाज को लेकर देखा जाए तो उनकी ग्राफ प्रेजेंटेशन काफ़ी वेटेड उन्होंने क्रिएट किया है और प्रेजेंटेशंस में समझना आसान है निवेशकों को लेकर, जहां इनकी जो इन्वेस्टर्स होंगे उनका एक कह सकते हैं एक पॉइंट आउट व्यू से काफ़ी आसान प्रेजेंटेशन उन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसको जा करके यदि देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि इनमें स्ट्रक्चर्स शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने देखा, जहाँ पर ज़्यादातर होल्डिंग तो प्रमोटर के पास है। एफआईटीआई की अच्छी खासी इसमें भूमिका रही है और इसके अलावा इनकी यदि क्लाइंट लिस्ट की बात करें इसके महाराष्ट्र सिमलेश की, तो क्लाइंट लिस्ट में इनके पास जिक्र किया जाता है, जहाँ पे चाहे वो ब्रिटिश गैस हो या कह सकते हैं कि ऑयल इंडियाज हो, इशार हो, ओएनजीसीज हो, इंडियन ऑयल हो, ये कुछ कंपनियां इनकी है जो कि ऑयल एंड गैस सेगमेंट को लेकर देखा जाता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर्स वाले में देखा जाए तो भेल है, डीएलएफ हैं, जीएमआर्स हैं, एलएनटीज हैं, ये कुछ कंपनियां हैं जिसके लिए ये कंपनी अपनी प्रोडक्टिविटी सेल करती है। इन्होंने क्लाइंट भी इनके पास बेटर हैं, जहाँ पे क्लाइंट के बेसिस पे मार्केट में जो इनकी जीआई पाइप आती है या इनकी जो प्रोडक्टिविटीज जाती है, जो कि जिसको हम पोल खंबा कहते हैं। तो ये एक इनका जो पहलू था वो एक सस्टेन करने की मार्केट में कोशिश करती देखी है और यहाँ पे फिलहाल कह सकते हैं कि ये एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती देखी गई, जहाँ जिस हिसाब से पहले भी इन्होंने दर्ज करती पाई गई है। अब एक सवाल आता है कि हमेशा कि टारगेट कहाँ लगाएं, एसएल कहाँ के लिए बुक करें। दोस्तों देखिए, टारगेट और एसएल के लिए मैं सीधा सीधा बात कहता हूँ कि आप अच्छे प्रोडक्ट रखते हैं तो शायद आप अपने मार्केट में सस्टेन करके अपने अपने वैल्यूशन कवर भी कर सकते हैं। जो अच्छे प्रोडक्ट नहीं होते तो शायद वैल्यूशन आपको उस हिसाब से नहीं मिलता, लेकिन एक्सपेक्टेशंस क्या होती है वो खुद डिपेंड करता है कि आप किसी प्रोडक्ट में कितनी परसेंट मार्जिन के साथ अपने निकलने चाहते हैं, अपनी और कितनी परसेंट लॉस के साथ आप हटना चाहते हैं। ये खुद की डिपेंडेंसी है, खुद की डिसीजंस प्लानिंग होती है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, क्योंकि मैं किसी तरह की कोई ट्रेडिंग या एडवाइजरी की बात बिल्कुल नहीं करता हूँ। ऑनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यदि वैल्यू एडिशन से मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और मिलेंगे तब कुछ नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।